हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज क्लास 12 इंग्लिश का जो है सेट नंबर 5 2022 में जो पूछा गया है इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं 4 सेट सॉल्व किया हूँ 2022 का, जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर क्लास 12 2024 इंग्लिश प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ ज़रूर देख लीजिए। यूपी बोर्ड क्लास 12 2024। और इसके बाद मैं 23 का सॉल्व करूँगा। फिर मॉडल पेपर जो बिना बोर्ड के हैं और संभावित मॉडल पेपर मैं उसको सॉल्व करूँगा। इसलिए चैनल से आप नए हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और आप लोगों के लिए मेहनत करूँ। क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कास्ट सारी आपको जो है मटेरियल मिल रहे हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं जुटा हूँ। पेपर से पहले सारे कुछ डाल रहा हूँ क्लास 12 के लिए, और इसके अलावा कंपटीशनल एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ग्रामर यूजफुल होगा। तो चलिए देख रहे हैं। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए ये देखिए, पहला जो है आपका अनसीन पैसेज है, सेक्शन ए। ये अनसीन पैसेज देखिए आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट अनसीन पैसेज है, क्योंकि ये पहले जो है एक किताब चलती थी जो एनसीईआरटी के पहले, उसमें भी दिया था। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, पूछा भी गया था, फिर भी आ सकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके पहले जो मैं अर्ली राइजिंग वाला पैसेज बताया था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इससे भी ज़्यादा, तो आप ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा सेट 4 में। तो ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये पैराग्राफ है, मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन सा धार्मिक समूह रहता था। इनहेबिटेड मीन्स रहना, निवास करना, तो कौन सा धार्मिक समूह रहता था। तो पहले देखिए, ये याद सॉल्व करने की ट्रिक मैं पिछले भी बता दिया था। 2 तरीके हैं, एक बार पहले आप पूरा पढ़िए, एक बार 2 बार 3 बार पढ़िए, कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़िए फिर खोजिए, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शॉर्टकट तरीके अपना सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर टाइम है तब भी अपना सकते हैं, इससे आपको समय बचेगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें कीवर्ड पे आप ध्यान दीजिए। व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड बिफोर द एडवेंट ऑफ, इस्लाम के आगमन से पहले कौन सा धार्मिक समूह रहता था। ठीक है, इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन सा धार्मिक समूह रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर रिलीजियस ग्रुप इनहेबिटेड, बस अफगानिस्तान, इतना आपको ट्रिक लेना है। ये जहाँ आएगा वहीं आपका आंसर मिल जाएगा उसी लाइन में। ठीक है, तो देखिए, और दूसरा है व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज पीरियड ऑफ एपिक, पीरियड ऑफ एपिक्स का फ्रेज ये है, शब्दों का समूह जिसका क्या मतलब होता है। ठीक है, महाकाव्य का पीरियड माने युग होता है, महाकाव्य के युग से क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में आपको लिखना चाहिए, तो आपको मिलेगा नहीं, आपको जनरल स्टैंडिंग से देना पड़ेगा, भी पढ़ोगे तो। महाकाव्य का युग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वो साल जिनमें महाकाव्य लिखे गए थे। हिंदू धर्म में महाकाव्य हैं, जैसे रामायण महाभारत, ये सभी लिखे गए थे। ठीक है, तो जिस धर्म की बात की जाएगी उसी हिसाब से बताना पड़ेगा। व्हाट वाज ए टैक्सशिला फेमस फॉर, टैक्सशिला यानी तक्षशिला हिंदी में कहते हैं, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, पढ़ोगे तो आप जानोगे। तो आपको पीरियड ऑफ एपिक्स जहाँ आएगा वहाँ ध्यान देना कि इसका मतलब क्या है। टैक्सशिला फेमस जहाँ आएगा वहाँ आपको ध्यान देना है। व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के बावजूद भी अफगानिस्तान और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया माने केंद्रीय एशिया यानी मध्य एशिया के लोगों में क्या चीज़ कॉमन माने सामान रहा। तो जो चीज़ भी सामान रहेगा, आप सामान रहेगा, पढ़ते चले जाएंगे तो पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया आएगा, तो रिलीजन्स आएगा। 3 जहाँ आएगा तो वहाँ आप इसको आंसर मिल जाएंगे, जो भी सामान्य रहेगा पता चल जाएगा। और क्या पूछा है, एडवेंट या अराइवल का मीन्स माने मीनिंग पूछा है। तो ये पैसेज विच वर्ड इन द पैसेज में इसके लिए आया है कि इसका मतलब आगमन या आना, इसके सिनोनिम्स क्या है, पैसेज बताना है। मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज का मीन्ट माने मतलब बताना, इन दोनों का मतलब क्या। मोनेस्ट्मेंट्स माने स्मारक होता है, स्मारक या कोई मसला स्मारक भवन, मोनेस्ट्रीज माने होता मठ। या सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली बताना, ये इंटायरली देखिए, इंटायरली का सिनोनिम्स आपको पैसेज से नहीं बताया गया, बताना है ना इसको बताना। ठीक है, तो विच वर्ड इन द पैसेज जो आएगा पहला क्वेश्चन, उसको पैसेज से बताना। तो चलिए फटाफट आंसर हम देख लेते हैं। पहला, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले कौन सा धार्मिक समूह अफगानिस्तान में रहता था। चलिए पढ़ते चले जा रहे हैं फटाफट सबका। देखिए यहाँ शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज। ठीक है, प्राचीन तुर्की जात और अन्य जातियाँ, हु इनहेबिटेड मतलब जो रहती थी, जो मतलब यही जातियाँ रहती थी। तो आपका आंसर मिल गया ना। तो व्हाट रिलीजियस ग्रुप की जगह लिख देना ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज, उसके बाद इनहेबिटेड से जोड़ देना है।
ठीक है, इनहेबिटेड, ठीक है। और देखिए इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यहाँ भी वही बातें हैं, क्वेश्चन में भी वही बातें, यानी हु हटा दीजिए, शुरू से लेके यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखेंगे लिखेंगे वही बात है, ठीक है। द ओल्ड तुर्किश अदर रेसेज वाट लेस ग्रुप के इनहेबिटेड से जोड़ दीजिए, इस्लाम तक फुल स्टॉप लगा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज पीरियड ऑफ एपिक्स, पीरियड ऑफ एपिक्स फ्रेज का क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको पीरियड ऑफ एपिक्स फ्रेज का मतलब ये बता देना है कि आपको लिख देना है कि द पीरियड ऑफ एपिक्स, ठीक है, मीन्स दोज ईयर्स, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है द पीरियड ऑफ एपिक्स, द फ्रेज भी लिख सकते हो, द फ्रेज पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स दोज ईयर्स, ठीक है, वे साल, दोज ईयर्स, इन विच, जिसमें, इन विच। उसके बाद लिख देना है कि ग्रेट एपिक्स, ठीक है, ग्रेट एपिक्स, या केवल एपिक्स लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब बड़े महाकाव्य जो हैं, महान एपिक्स जो हैं, वर रिटन शार्ट में इतना बता सकते हैं। नए एपिक्स का नाम आप बता दीजिए, द रामायण लिख दीजिए, रामायण, एंड द महाभारत, ठीक है, महाभारत लिख दीजिए, वर रिटन, ऐसे लिखना है। पीरियड ऑफ एपिक्स का मतलब क्या है, वे साल जिसमें, ठीक है, महान महाकाव्य रामायण और महाभारत को लिखा गया था। क्योंकि देखिए यहाँ पढ़ते जाएंगे तो यहाँ लिखा गया है ना, आपको हिंट मिल जाएगा कि रामायण महाभारत में, कि अब कह रहा है कि हाँ, बुद्धिस्ट एंड अदर अर्लियर स्टिल, मतलब ये कह रहा है कि प्राचीन तुर्क जात और अन्य जातियाँ अफगानिस्तान में, और मतलब इस्लाम के आगमन से पहले और सेंट्रल एशिया के भागों में रहती थी, उस वर लार्जली बुद्धिस्ट, उसमें ज़्यादातर मात्रा में बुद्धिस्ट थे, एंड अर्लियर स्टिल, और इससे भी पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स, माने महाकाव्य के युग के दौरान, हिंदूज माने हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ महाकाव्य के युग के दौरान, महाकाव्य का मतलब जब हिंदू धर्म, हिंदू है ना, हिंदू धर्म को मानने वाले, यानी हिंदू धर्म के जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, ठीक है, तो उसके दौरान, मतलब जिस पीरियड ऑफ एपिक्स का है उसके दौरान, मतलब महाकाव्य का दौरान, मतलब ऐसा ऐसे साल, जिस सालों में, जो जिन सालों में महाकाव्य को लिखा गया था, मतलब आपके रामायण और महाभारत। तो आपको पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स हो जाएगा दोज ईयर्स इन विच ग्रेट एपिक्स रामायण, द रामायण एंड महाभारत वर रिटन, या शार्टली आपको ऐसे दोज ईयर्स इन विच एपिक्स वर रिटन लिख देंगे तब भी चल जाएगा, जिसमें महाकाव्य लिखे गए थे। तो क्लियर करना चाहेंगे तो रामायण और महाभारत भी लिख सकते हैं, नहीं तो एपिक्स वर रिटन केवल इतना ही लिख देंगे तब भी चल जाएगा, दोज ईयर्स इन विच द एपिक्स वर रिटन, ये हो जाएगा इसका पीरियड ऑफ एपिक्स का मतलब। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर, तक्षशिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको बता देना टैक्सिला वाज फेमस फॉर, टैक्सिला के लिए प्रसिद्ध था। आप किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ आप आंसर आएंगे, यहाँ पढ़ते जाएंगे। देखिए टैक्सिला, ठीक है, ये इसमें जो है अब पढ़ते जाएंगे, उसके आगे देखिए दिया गया है, द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर एंड बाउंड स्टिल रूइंस ऑफ मोनूमेंट्स, मतलब कह रहा है कि सीमांत प्रदेश वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स, मुख्य केंद्र था ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति का, एंड इट अबाउंड्स स्टिल, और इसमें अभी भी पाए जाते हैं, विद द रूइंस ऑफ मोनूमेंट्स, माने स्मारकों के अवशेष, एंड मोनेस्ट्रीज, मठों के अवशेष, स्पेशली ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला, विशेष रूप से तक्षशिला विश्वविद्यालय के भी महान अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ही पूछा व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर, टैक्सिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टैक्सिला अपने यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध था। तो आप ऐसे लिख देंगे टैक्सिला वाज फेमस फॉर, ठीक है, टैक्सिला प्रसिद्ध था, ठीक है, किसके लिए, फॉर, यहाँ से आप तीनों बता सकते हैं या केवल ग्रेट यूनिवर्सिटी बता देंगे तभी चल। टैक्सिला वाज फेमस फॉर रूइंस ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है, क्या, और स्मारकों के अवशेष, मोनेस्ट्रीज माने मठों के अवशेष, एंड द ग्रेट यूनिवर्सिटी, और महान विश्वविद्यालय के लिए, बस इसलिए, ठीक है। तो तक्षशिला में ये तीनों बातें बता सकते हैं कि स्मारकों के अवशेष भी वहाँ पाए जाते हैं, मोनेस्ट्रीज माने मठ भी पाए जाते हैं, स्मारकों मठों के अवशेष, और महान यूनिवर्सिटी तो पाया ही जाता है। तो इसको आप जरूर लिख देंगे। अगर आप ये दोनों नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, मोनूमेंट्स और मोनेस्ट्रीज, लेकिन यूनिवर्सिटी बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 60 में आप लिख सकते हैं टैक्सिला वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेट यूनिवर्सिटी, टैक्सिला अपने महान विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था, तब भी चल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे।
What has been common to the people of Afghanistan and parts of Central Asia despite their different regions? What has been common, क्या एक जैसा रहा to the people of Afghanistan, अफगानिस्तान के लोगों के लिए, and parts of Central Asia, केंद्रीय भाग के लोगों के लिए, मध्य एशिया के लोगों के लिए, यानी कि केंद्रीय एशिया माने मध्य एशिया, डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स, उनके अलग अलग धर्मों के बावजूद भी क्या रहा है कॉमन अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में अलग अलग धर्मों के बावजूद भी क्या सामान्य रहा। तो चलिए पढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए दिया गया है टैक्सिला के बाद हो गया, विच वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम 2000 years ago, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्राम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। ये तो मतलब टैक्सिला के बारे में बात किया गया कि जो अब 2000 साल पहले प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था, पूरे भारत के विद्यार्थियों को आकर्षित करा था, मतलब सारे लोग यहाँ आ रहे थे पढ़ने के लिए, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया के अलग अलग भागों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। चेंज ऑफ रिलीजन कह रहे हैं कि धर्म के परिवर्तन ने मेड डिफरेंस, अंतर तो डाला बट कुड नॉट चेंज इंटायरली, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदल सका द मेंटल बैकग्राउंड्स, उस मानसिक पृष्ठभूमि को, विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैज़ डेवलप्ड, जो उस एरिया के लोगों में जो है डेवलप ने विकसित कर लिया था। ठीक, तो यहाँ क्या मतलब कि कॉमन है बताइए, यही कि मतलब मेंटल बैकग्राउंड्स कॉमन है। ठीक, धर्म के परिवर्तन ने क्या डिफरेंस तो डाला था, लेकिन क्या नहीं मतलब कि कुड नॉट चेंज इंटायरली, क्या नहीं बदल सका पूरी तरह, मेंटल बैकग्राउंड, मानसिक पृष्ठभूमि को नहीं बदल सका। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना, व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ, तो आपको यहाँ लिख देना है कि व्हाट की जगह लिख देना है मेंटल बैकग्राउंड्स, मेंटल बैकग्राउंड माने मानसिक पृष्ठभूमि कॉमन रही है। हैज़ बीन कॉमन से लिखते चले जाइए, हैज़ बीन कॉमन, बस पूरा लिखते चले जाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा। या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, मेंटल बैकग्राउंड को का सिनोनिम्स आप मेंटल बैकग्राउंड मतलब क्या, मेंटलिटी, मानसिकता, तो आप शॉर्ट में इसको मेंटल बैकग्राउंड से लिख देंगे तब भी चल जाएगा, नहीं तो आप लिख दो मेंटलिटी, द मेंटलिटी, मेंटल में क्या कर दीजिए आप, मेंटलिटी कर दीजिए, बस द लगा के यहाँ मेंटलिटी। ठीक है, आपको बता देना है, ऐसे लिख देंगे द मेंटल में ITY लिख देंगे, मेंटलिटी, मेंटलिटी ऑफ, द मेंटलिटी ऑफ, उसके बाद द पीपल से आप प्रश्न से जोड़ दीजिएगा, द मेंटलिटी ऑफ, ठीक है, आप द यहाँ से तब आप जोड़ देना, द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, उसके बाद जो है लिख देना हैज़ बीन कॉमन। ठीक है, सामान्य रही है डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट देयर डिफरेंट रीजन्स, ऐसे लिख दो, या द मेंटलिटी हैज़ बीन कॉमन, डायरेक्ट यहाँ से लिख द मेंटलिटी हैज़ बीन कॉमन, यही से लिख दीजिए, आपके लिए और सरल हो जाएगा, हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल इसका आंसर लिख, द मेंटलिटी ऑफ कर, द मेंटलिटी केवल लिख दीजिए, वाट हैज़ बीन कॉमन से जोड़ दीजिए, या द मेंटल बैकग्राउंड ही लिख देना, अगर आप इतना ना समझ में आया कि क्या कॉमन रही है, मेंटलिटी ना लिख पाओ तो मेंटल बैकग्राउंड से लिख देना, चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग, पैसेज में किस शब्द का मतलब है अराइवल, आगमन या कमिंग, आना। तो आपको करना क्या है, अराइवल या कमिंग का मतलब है एडवेंट, एक शब्द आया इसमें, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यहाँ आया था, वो एडवेंट माने होता आगमन, शुरुआत में दूसरी लाइन में एडवेंट। ठीक है, एडवेंट माने आगमन होता है अराइवल। तो आपको करना क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल, तो आपको कह देना कि एडवर्ट, एडवेंट लिख देना बस, विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में किसका, विच वर्ड की जगह कौन सा शब्द है तो एडवेंट लिख देना, ऐसे लिख देना, एडवेंट मीन्स अराइवल आर कमिंग। ठीक है, बस ऐसे हो गया आंसर। व्हाट आर मीन्ड बाय द मोनूमेंट्स एंड मोनिस्ट्रीज, स्मारक और मठों से क्या मतलब है, तो स्मारक और मठ का क्या मतलब है, तो आपको बता देना कि इस दोनों का मतलब आपको अर्थ थोड़ा सा क्लियर कर देना है, दोनों का क्या मतलब होता है। तो आपको कोई ऐसे लिख देना है कि पहले लिख देना मोनूमेंट्स का, आप लिख देना मोनूमेंट्स आर, ठीक है, द फेमस बिल्डिंग बिल्ट बाय द फेमस पीपल इन द पास्ट, ऐसे लिख देना, मोनूमेंट्स आर लिख देना, द फेमस बिल्डिंग, मोनूमेंट्स क्या होती है, प्रसिद्ध इमारत होती है। ठीक है, BUILDING बिल्डिंग, उसके बाद लिख देना मेड, मेड नहीं लिखना, बिल्डिंग के लिए बिल्ट का प्रयोग बनाने के लिए अच्छा लगता है, BUILT बिल्ट। ठीक है, बिल्ट बाय द फेमस पीपल ऑफ द पास्ट, माने स्मारक जो है भूतकाल में प्रसिद्ध लोगों के द्वारा बनाई गई, ठीक, प्रसिद्ध इमारतें होती हैं।
ठीक, जैसे कोई आदमी स्पेशली मर भी गया तो उसकी यादगार में कोई स्मारक बना दिया गया, कोई इसमें स्मारक भवन जो नहीं होता है उसी को हम कहते हैं मोनूमेंट्स। ठीक है, किसी की याद में, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसके मरने के बाद स्मारक भवन बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो मर गया तो फिर उसी समय जो है भूतकाल में चला गया तो उस समय के लोग जो हैं उसकी यादगार में बना देते हैं स्मारक भवन। मोनेस्ट्रीज क्या होता है, तो आप बता दें कि पहले हो गया मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स आर द फेमस बिल्डिंग बिल्ट बाय द फेमस पीपुल ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मोनेस्ट्रीज क्या है, मोनेस्ट्रीज मतलब तो मठ होता है। ठीक है, और मोनूमेंट्स का बताए थे, मोनूमेंट्स मतलब से तो बिल्डिंग कहते हो, हाउस मेमोरियल कहते हो, स्मृति, ये सब चीज़ें होती हैं, स्मृति भवन। और मोनेस्ट्री क्या होता है, मोनेस्ट्री माने तो अब है मठ, मठ को वैसे तो अबे ABBEY अबे भी कहते हैं, कई चीज़ इसके होते हैं। तो आपको क्लियर करना है, मतलब बताना है, तो मोनेस्ट्रीज आप कह दीजिए कि मोनेस्ट्रीज आर द हाउस। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये मोनूमेंट्स क्या कैसे बिल्डिंग बता दीजिए। मोनेस्ट्रीज के बाद लिख देना आर द हाउस। मोनेस्ट्रीज ऐसे घर होते हैं। ठीक है, ऐसे घर होते हैं, मोनेस्ट्रीज आर द हाउस, हाउस ऐसे घर होते हैं। उसके बाद आपको बता देना कि ऑक्यूपाइड, OCCU ओ रुकिए देखते हैं, ऑक्यूपाइड जिस पर जो है जिसमें बैठा जाता है, ऑक्यूपाइड में बैठना, ग्रहण का स्थान ग्रहण करना, कब्जा करना। ठीक है, तो ऑक्यूपाइड बाय द पर्सन्स, जिसमें उन व्यक्तियों के द्वारा जो है कब्जा किया जाता है या स्थान ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अंडर रिलीजियस बाउज, उसके बाद आपको बता देना है अंडर रिलीजियस बाउज। ठीक है, अंडर माने के तहत, UNDER RELIG, ठीक है, RELIGIOUS, GIOUS, रिलीजियस VOWS। ठीक, तो हो जाएगा मोनेस्ट्रीज आर द हाउस ऑक्यूपाइड बाय पर्सन्स अंडर रिलीजियस बाउज, माने मठ एक ऐसा, ठीक है, घर होता है जिसमें धार्मिक प्रतिज्ञा के तहत व्यक्ति के द्वारा जो है उसमें स्थान ग्रहण किया जाता है। इसमें धार्मिक प्रतिज्ञा के तहत व्यक्ति के द्वारा स्थान ग्रहण किया जाता है। जैसे होता है ना कि मठ में मठाधीश वगैरह सुने होंगे, तो वो मतलब धार्मिक रिलीजियस हेड होते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते मोनेस्ट्रीज आर द हाउस ऑक्यूपाइड बाय द रिलीजियस हेड्स, तब भी चल जाएगा, या ऑक्यूपाइड बाय द पर्सन्स अंडर रिलीजियस बाउज, दोनों सही। सिनोनिम्स ऑफ द इंटायरली, इंटायरली का सिनोनिम्स आपको बताना है। इंटायरली माने होता है पूरी तरह से, तो आप इसका सिनोनिम सिंपल लिख दीजिए कम्प्लीटली, कम्प्लीटली लिख दीजिए, फुल्ली लिख दीजिए, टोटली लिख दीजिए, सब इसके सिनोनिम्स है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये आपका। चलिए अब देखते हैं राइटिंग जो है। आर्टिकल देखिए यहाँ, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव समाज के लिए खतरा है, तो आतंकवाद जरूर आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक विरासत को कैसे प्रिजर्व माने सुरक्षित रखें, इसके ऊपर लिखो। या फिर हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, एक लंबा स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, या फिर देखिए अगला है, लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू टैकल द ग्रीव फ्लड सिचुएशंस इन योर सिटी और टाउन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है जिले के, और उनको प्रार्थना करना कि टैकल माने सुलझाएं, ग्रिम माने भयंकर, फ्लड सिचुएशन बाढ़ की स्थिति को इन योर सिटी या टाउन विलेज, सिटी या टाउन या विलेज जहाँ भी आप रह रहे हैं, शहर गांव या नगर में, तो वहाँ की गंभीर बाढ़ की स्थिति आ गई है, उसको सुलझाने के लिए, ठीक है, वो कुछ करें। तो बाढ़ के बारे में लिखना है, तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिले का नाम लिख देना, जौनपुर या सुल्तानपुर जहाँ भी रह रहे हैं, उसके बाद जो है आपको मैटर अपना बता देना है। अब या फिर आप राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई या बहन को, सिस्टर को पत्र लिखो, टेलिंग हिम आ रहा, उसे बताओ यूज एंड एब्यूज ऑफ सेल फोन्स, मोबाइल फ़ोन का जो है, सेल फोन माने मोबाइल फ़ोन का उपयोग और दुरुपयोग बताओ। तो इसके बारे में भी आप आराम से लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए ग्रामर पोर्शन आपका देख लीजिए, करेक्ट करना। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इनकॉरिजिबल, माने न सुधरने योग्य।
अब यहाँ करेक्टेबल सब में करेक्ट जो है ना, ये कन्फ्यूज करने के लिए ये सभी सही वर्ड नहीं है, तो आपका चौथा सही है, कन्फ्यूज करने के लिए दिए। अगला ए फ्रेज है, बोन ऑफ कंटेंशन माने क्या होता है, झगड़े की जड़। तो रीजन ऑफ क्वेरल या काज ऑफ क्वेरल पेपर में आप कह सकते हैं, काज ऑफ क्वेरल या रीजन ऑफ क्वेरल माने होता है झगड़े की जड़। तो ये क्वेरल सब नहीं होगा, क्वेरल सब माने झगड़ालू होता है, डिस्टर्बिंग मैन माने डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति, विथ रीजन माने कारण के साथ, ये सब कुछ नहीं होगा, तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, एक्सीलेंट में आपको मिलेगा बोन ऑफ कंटेंशन हिंदी काज ऑफ क्वेरल, तो काज माने भी कारण, रीजन माने भी कारण, बात एक ही हुआ। सिनोनिम्स ऑफ बेन, बेन का सिनोनिम्स क्या होगा, बेन माने अभिशाप, तो कर्स माने अभिशाप, बैनिश माने वही होता है कि आपका बैनिश माने निर्वासन करना या वनवास भेज देना, बैनर माने बैनर जान ही रहे हो, बैन माने रोक लगाना जान ही रहे हो। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, इसमें विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर, किस में गलती है, तो देखिए स्पीक के साथ कभी भी ए नहीं आता, दा आता है, इसलिए ए में गलती है। ठीक है, तो स्पीक के साथ हमेशा ए लगता है, वो सॉरी द लगता है, और द ट्रूथ लगता है, और टेल के साथ हमेशा ए लाई लगता है। सीधी बात, स्पीक द ट्रूथ टेल ए लाई, इस शब्द को आप याद करिए, स्पीक के साथ द ट्रूथ, टेल के साथ ए लाई, झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई, सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ। एंटानिम्स ऑफ एंशियंट, एंशियंट माने प्राचीन होता है, इसका एंटानिम्स क्या होगा, मॉडर्न, मॉडर्न माने आधुनिक, तो एसेंट माने देखिए जान दी, एसेंट माने चढ़ाई होता है, और ओल्ड माने पुराना होता है, डिसेंट माने ढलान होता है। ठीक है, DESCENT, इस तरह से होता है, चढ़ाई या उसको उल्टा, एसेंट का उल्टा डिसेंट है, डिसेंट ध्यान देना, डिसेंट का ही है, DESCENT रहता है, तो एसेंट का उल्टा ढलान होगा, DECENT रहेगा, डिसेंट माने अच्छा। ठीक है, DISSENT रहेगा, तो डिसेंट माने असहमति। ठीक, तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो ये सेड टू को आप कर दीजिए टोल्ड, ही टोल्ड मी, अब यहाँ दैट लगा दीजिए, उसके बाद आई का जो है ही के अनुसार बदलेंगे, ही के साथ बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा, हेल्प यू का क्या हो जाएगा, मी के अनुसार, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। दूसरा होगा ही सेड टू मी, सेड टू का क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ हट जाएगा, यहाँ टू लग जाएगा, टू हेल्प, फिर मी को जो है ही के अनुसार बदलेंगे तो हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, इस तरह से हो जाएगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कंबाइन करना है किसी एक को। ही इज़ वेरी फैट, वेरी जगह क्या हो जाएगा, टू, क्योंकि सिंपल बनाना ना इसलिए, ही इज़ टू फैट, ही कैन नॉट हट जाएगा, फिर TO से अगला रन फास्ट हम जोड़ देंगे, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। सी इज़ रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो या आल दो से बनेगा। ठीक है, आल दो कर दीजिए, आल दो माने यद्यप, या आप दो भी कर देंगे तब भी चल जाएगा, THOUGH, आल दो सी इज रिच, यद्यप वह, ठीक है, आल दो ALTHOUGH, सी इज रिच कामा सी इज नॉट हैप्पी, यस छोटे से हो जाएगा दोनों में, यद्यप वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, क्योंकि बात के विरोध हो रहा है तो इसी आल दो या दो से ही बनेगा। अगला शब्द देखिए, दे विल क्लोज ऑल द डोर्स, ये पैसिव है, तो पहले ऑल द डोर्स कर दीजिए, उसके बाद बी, क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड बाय, देखा देम, ऑल द क्लोज, ऑल द डोर्स, ऑल द शॉप्स, बिल भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ऐसा टू सेंटेंस है, तो सबसे पहले ऑल द डोर्स लिखेंगे, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बिल का हम कर देंगे बिल भी, फिर क्लोज का कर देंगे क्लोज्ड, फिर बाई कर देंगे, दे का क्या कर देंगे देम, ऑल द डोर्स विल बी क्लोज्ड बाय देम। पॉवर्टी इज रियली ए कर्स, ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी बनाना, तो इसमें व्हाट या हाउ इससे बनता है, तो व्हाट ए है तो व्हाट ए ही लगता है, तब व्हाट लिखा जाएगा, ए नहीं रहता तभी हाउ लिख सकते हैं, और हाउ या व्हाट से ही बना सकते हैं, व्हाट ए, उसके बाद हम लिखेंगे कर्स, व्हाट ए कर्स। ठीक है, तो ए के बाद तुरंत उसके के बाद वाला शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे पॉवर्टी इज, व्हाट ए कर्स पॉवर्टी इज, अब यहाँ इंटरजेक्शन का निशान लगा देंगे, ध्यान देना रियली हट जाएगा, क्योंकि व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, तो यहाँ रियली में बदला गया था, तो इसलिए रियली हट जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, व्हाट ए कर्स पॉवर्टी इज। ठीक है, क्योंकि व्हाट को हटाकर ही रियली लिखा जाता है, रियली वेरी या ग्रेट, तो इसलिए व्हाट लगा देंगे तो रियली हटा देंगे। प्लीज़ नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, इसमें क्या गलती है, देखिए नॉक के साथ ऑन नहीं लगता, एट लगता, और कोई गलती नहीं, नॉक एट द डोर हुआ, दरवाजे पर खटखटा दो, बिफोर यू एंटर द रूम हाउस, घर में प्रवेश करने से पहले, इसमें कोई गलती नहीं, केवल ऑन को नॉक, ऑन को जगह एट। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, देखिए मैं आपको देख कर बहुत खुश हूँ, तो देखिए अच्छे सेंस में देखिए, इसको देख कर आदमी खुश हो, अच्छी बात है, तो इसमें क्या है,
बेरी हटा के टू, सॉरी बेरी टू हटा के बेरी लगेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ये वाक्य सही है, टू बिल्कुल नहीं लगेगा। वेरी या टू का जो एक्सीलेंट में नियम दिया है कि वेरी गुड सेंस में, टू बैड सेंस में प्रयोग होता है। तो वेरी लगा दीजिए, टू टी डबल होगा, वेरी हैप्पी टू सी यू, ये सही है। या तो आई एम हैप्पी टू सी यू इतना होता तब भी सही था, लेकिन टी डबल ओ आके के आगे लफड़ा कर दिए, गलत कर दिए, इसलिए टी डबल ओ हटा के आप वेरी कर दीजिए। ठीक है। अगला है देखिए कैरियर। कैरियर माने क्या होता है, ये मतलब देखिए दो जोड़े हैं, इनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है, तो अर्थ जान लीजिए। ये कैरियर, पहला वाला कैरियर माने होता है व्यावसायिक जीवन या जीवन वृत्ति। जैसे कहते हैं कि यू शुड मेंटेन योर कैरियर, कि तुम्हें अपने कैरियर को बना के रखना चाहिए। या फिर यू शुड वर्क हार्ड टू मेक योर कैरियर, तुम्हें अपना जीवन बनाने के लिए जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए। डू नॉट स्पॉइल योर कैरियर, अपना कैरियर बर्बाद ना करो। कैरियर माने क्या, तो दूसरा कैरियर माने ले जाना, ढोना, तो कैरियर से बना सी ए डबल आर वाई से बना कैरियर, तो इसलिए कैरियर माने होता है ढोने वाला या ले जाने वाला। जैसे ठीक है, साइकिल में भी कैरियर लगता है ना, वी यूज कैरियर ऑन और बाइसिकल। ठीक है, हम अपने साइकिल में कैरियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इतना ही कर दिए, वी यूज़ कैरियर ऑन और बाइसिकल टू टेक गुड्स, सामान को ले जाने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। और अगला है देखिए ओ ए आर। ओ ए आर माने होता है चप्पू, चप्पू माने पतवार, पतवार जो नाव बोट को ना पतवार से खेते वही। और दूसरा और माने होता है अयस्क, अयस्क। ठीक है, अयस्क माने जैसे लव अयस्क। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वाक्य आप बना सकते हो, और माने नाव होता है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ही यूज्ड एन ओर टू रो बोट, वह नाव को पार करने के लिए पतवार का इस्तेमाल किया। और माने जो है अयस्क होता है, तो आप पता है आयरन और आर फाउंड हियर, यहाँ लव अयस्क पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ भी वाक्य बना सकते हो। अब इसको कंफ्यूज हो जाओगे कि नाव किसका होगा कि अयस्क, तो हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि आप भूलो ना। देखिए बोट में क्या है, बी ओ ए रहता है ना, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। नाव, नाव में ही चलाने के लिए पतवार की जरूरत पड़ती है, तो उससे इसके कनेक्शन कर दीजिए। ओ ए बोट में है, में पतवार बोट पे होता है, इसलिए ओ ए आर माने पतवार वाला अर्थ ले लेंगे, और बाकी इसका मतलब अयस्क होता ही है, तो एक अयस्क आप आराम से कन्फ्यूज नहीं होगा। तो इसके बाद है आपका ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन देखते हैं। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो इसका होगा टू पर्सन्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। रास्ते में क्या होता है, ऑन द वे। उन्हें, उन्हें मतलब दे होगा, दे गाट चांस, उन्हें अवसर मिला, दे गाट ए चांस टू स्टे इन एन इन माने होता है सराय, आई डबल एन, सराय या धर्मशाला जिसको कहते हैं। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। उनमें से एक को मतलब वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, उनमें से एक को या उनमें से एक ने सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, तो हो जाएगा वन ऑफ देम गाट, उनमें से एक ने गाट माने पाया या एक को मिली, क्या मिले, ए बैग ऑफ मनी, थैलों की, रुपयों की थैली का मतलब ए बैग ऑफ मनी, मनी में से तो रुपया है, धन। कहाँ, एट द डोर ऑफ इन, सराय के दरवाजे पर, तो वन ऑफ देम गाट ए बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ इन, ये चीज़ होगा इसका। दूसरे व्यक्ति ने कहा, द अदर पर्सन सेड, इन रुपयों को बराबर बांट लें। जिसका अंग्रेजी में इन रुपयों को बराबर बांट लें मतलब लेट अस शेयर, शेयर माने बांटना, या डिस्ट्रीब्यूट भी कह सकते हैं आप, या सी एच ए आर ई शेयर कर दीजिए, या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डी आई एस टी आर आई बी यू टी ई, लेट अस शेयर, आर या डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। लेट अस शेयर द मनी इक्वली, बराबर, बराबर मतलब ई क्यू यू ए डबल एल वाई, इक्वली माने बराबर ढंग से या बराबर बराबर। तब पहले व्यक्ति ने कहा, देन द फर्स्ट पर्सन सेड, थैली मुझे मिली है, मतलब आई हैव गॉट द बैग, थैली मुझे मिली है मतलब मैं थैली को पाया हूँ। अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है, अतः मतलब देयर फोर होता है, सो भी लगा सकते हैं, तो देयर फोर इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देयर फोर कह सकते हैं, या
सो भी कह सकते हैं हम। इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है तो मतलब होता है देयर इज, सब्जेक्ट देयर लगाएंगे, देयर इज बिल्कुल नहीं मतलब एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं पूरी तरह से नहीं है। देयर इज ABSOLUTELY एब्सोल्युटली, देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर, नो शेयर, शेयर मैंने भाग या पार्ट भी कह सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर ऑफ योर्स, योर्स माने आपका, ठीक है। जब योर के साथ जब नाउन नहीं लिखना होता तो हम यस लगा देते हैं। तो कह रहे हैं कि देयर फोर देयर इज नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर ऑफ योर्स, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल भी नहीं है यानी पूरी तरह से नहीं है। तो ये एडवर्ब है तो ये नो से पहले लग जाएगा क्योंकि नो एक एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो शेयर एक आपका नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी लिख सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर ऑफ योर्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देयर फोर देयर इज नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर ऑफ योर्स। इस पर दोनों व्यक्तियों ने में झगड़ा आरंभ हो गया। इस पर मतलब एट दिस, दोनों व्यक्तियों मतलब बोथ पर्सन्स, झगड़ा आरंभ हो गया मतलब स्टार्टेड क्वारलिंग, मतलब झगड़ा करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है कि कई तरीके से किया जा सकता है कि भाव के हिसाब से करना चाहिए। जैसे इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है, देर, अतः इसमें तुम्हारा भाग देयर फोर देयर इज नो शेयर, देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर ऑफ योर्स, इसको बताएं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यू डू नॉट हैव एनी पार्ट इन इट, ऐसे भी कर सकते हैं। सो देयर फॉर यू डू नॉट हैव एनी पार्ट इन इट, तुम्हारा इसमें कोई पार्ट नहीं, हिस्सा नहीं है, कहने मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, इसके होंगे एट दिस बोथ द पर्सन स्टार्टेड क्वारलिंग, झगड़ा करना शुरू कर दिए, मतलब दोनों में झगड़ा आरंभ हो गया। यह बस कि एट दिस एक क्वारल एरोज, एक झगड़ा एरोज माने उत्पन्न हो गया या आरंभ हो गया, इन बोथ पर्सन्स दोनों व्यक्तियों में, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ट्रांसलेशन करने के ये सारे तरीके हैं। दोनों को लड़ता हुआ देखकर, सीइंग बोथ हाफ देम क्वारलिंग, लड़ता हुआ मतलब वही फाइटिंग भी कर सकते हो आप, क्वारलिंग ना लिखना चाहें, ठीक है। तो सीइंग बोथ द पर्सन्स या बोथ हाफ देम भी कर सकते हैं, उनमें से दोनों को। फाइटिंग माने लड़ता हुआ, या क्वारल झगड़ा किए तो क्वारलिंग भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुलिस वहाँ आ गई, कमा करके पुलिस केम देयर, वहाँ आ गई, और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा गए। एंड टुक, टुक माने लिवा गई, या लेड माने भी लिवा जाना, लीड का सेकंड फॉर्म लेड, लीड माने ले जाना, तो टुक कर दो या लेड कर दो या ईडी। हाँ, थैली वाले व्यक्ति को, इसकी अंग्रेजी होगा बैग होल्डर पर्सन, बैग होल्डर पर्सन माने होल्डर में पकड़ना, बैग पकड़े हुए आदमी को मतलब थैली वाले व्यक्ति को, तो बैग होल्डर पर्सन भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हैं टुक द मैन विथ बैग, विथ माने वही वाला होता है, द मैन विथ बैग माने बैग के साथ वाला आदमी यानी कि बैग वाला आदमी, तो विथ माने भी वाला होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। कहाँ ले गए, टू द पुलिस स्टेशन, थाना का नहीं होता पुलिस स्टेशन, ठीक है। एंड टुक द बैग होल्डर मैन टू द पुलिस स्टेशन, या टुक द पर्सन विथ बैग टू द पुलिस स्टेशन, सही दोनों है। तो तरीके मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसा भी सरल लगे पेपर में लिख दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम सटीक नहीं जान रहे हैं तो इस तरह से उसको और किस तरह से कर सकते हो, ये समझ के आप कठिन से कठिन ट्रांसलेशन को आप कर सकते हो। अगर आप कभी दुविधा में पड़ जाए कि इसका क्या सटीक नहीं हम कर पा रहे हैं, तो उसको ये सोचो कि और किस तरह से हम कर सकते हैं, उसका भाव समझिए, उसी हिसाब से आप ट्रांसलेट आराम से कर ले जाएंगे। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। देन, तब उस व्यक्ति ने, माने दैट पर्सन, या द पर्सन भी कह देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, देन दैट पर्सन, फिर उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, ठीक है। रिक्वेस्टेड किससे, हिज फ्रेंड, अपने साथी से, चाहे फ्रेंड कर दो चाहे कंपेनियन कर दो, थाने चलने की मतलब टू गो टू द पुलिस स्टेशन, गो माने जाना या चलना, टू गो टू द पुलिस स्टेशन कर दो, या कह सकते हो टू गो ना करना चाहो तो एक शब्द है ए कंपनी, ACCOMPANY, ए कंपनी माने साथ देना या साथ चलना, तो इस तरह से कंपनी भी कर सकते हो, टू गो टू द पुलिस स्टेशन या टू ए कंपनी द पुलिस स्टेशन, ऐसे भी कह सकते हो। अगला है, इस पर उसके मित्र ने कहा, एट दिस हिज फ्रेंड सेड,
यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, ठीक है, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, कहने का मतलब इफ़ देयर इज़ नो शेयर ऑफ माइन, इफ़ देयर इज़ नो शेयर, यदि कोई भाग ही नहीं है, शेयर ही नहीं है, ऑफ माइन, शेयर कहो या पार्ट कहो, बता दिए, दोनों माने भाग होता है या हिस्सा। ऑफ माइन, माइन माने मेरा। अब देखिए मेरा के साथ कुछ और नाउन नहीं लिखना है तो माई नहीं लिखा जाता, माइन लिखा जाता है। इफ़ देयर इज़ नो शेयर ऑफ माइन, ठीक है, इन दिस बैग, इस बैग में, तो के लिए काम लगा देंगे, मैं थाने क्यों जाऊँ, इसकी अंग्रेजी वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं थाने क्यों चलूँ, मतलब मुझे थाने क्यों चलना चाहिए, सेंस ये है, ऐसे वाक्य शुड से बनते हैं। वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं थाने क्यों जाऊँ। इतना कहकर, सेइंग सो माने इतना या ऐसा, ऐसा कह के कहो चाहे इतना कह के, बात एक ही हुआ। और वैसे सच माने भी इतना होता है, लेकिन यहाँ सो का प्रयोग होगा, ठीक है। सेइंग सो माने ऐसा कहकर या इतना कह के। वह अपने नगर को चला गया, ही वेंट, वह चला गया, ठीक है, टू हिज सिटी, अपने नगर को। अब देखिए ही वेंट टू हिज सिटी कह दो, या ही मूव्ड, मूव माने भी चलना होता, मूव्ड टुवार्ड्स हिज सिटी कह सकते हो, सिटी, टुवार्ड्स माने भी तरफ या को, और सिटी की जगह आप टाउन भी लिख सकते हो, टाउन माने भी, ठीक है, कस्बा, सिटी माने भी शहर या नगर, दोनों होता। तो सेइंग सो ही वेंट टुवार्ड्स हिज सिटी या टू हिज सिटी, इस तरह से, ठीक है। टू भी लगा सकते हो, टुवार्ड्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टुवार्ड्स में नगर की तरफ चला गया या नगर को चला गया, बात एक ही हुआ। सेइंग सो ही वेंट टू हिज सिटी, सिंपल में आप कर सकते हो। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको तरीका, इस तरह से आपको करना है ट्रांसलेशन। चलिए लिटरेचर पोर्शन पे हम फटाफट नज़र डाल दे रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया है 2 मिनट में, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं आपको लगेगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका आया है, 4 नंबर के आए हैं, 8 2 क्वेश्चन करना है। तो इसमें पहला है व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या किया, पहले पार्ट से प्रो से आया, या फिर इसको करो, या फिर हु वाज द ट्रैप सेलर, चूहादानी विक्रेता कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वो उन्हें कैसे बनाता था। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ था, क्या मतलब था, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसमें क्या पाते थे। व्हाट डिड द, या फिर व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया, ठीक है। ये तो आपको 60 क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग पर नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आए हैं। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे और वहाँ वहाँ क्या किए। या फिर डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, डगलस का पूल में, तालाब में संघर्ष का वर्णन करो। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए क्या किए। अब देखिए यहाँ आपका आंट जेनिफर, ये लास्ट पोएम से आया है आपका स्टैंजा, इसी में से 3 क्वेश्चन आए, पढ़ के इसमें से आंसर आपको खोजना है। तीनों सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसमें दिया गया, इसको एक करना है। 13वां क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री से है, 2 क्वेश्चन है, दोनों में ऑप्शन दिया है। पहला है हुआ हाना, हाना कौन थे, हाउ डिड सी मेट सदाओ, वह सदाओ से कैसे मिली, या फिर हु वाज द किंग, टाइगर किंग, राजा टाइगर कौन था, ठीक है। और एंड हाउ वाज नेम्ड सो, ही नेम्ड सो, उसका नाम यह टाइगर किंग कैसे पड़ा था। या फिर व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए अपने पत्र में सैम ने क्या लिखा है। या फिर हाउ डिड आथर रीच अंटार्कटिका, आथर अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। लॉन्ग में है व्हाट वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम, इसका उद्देश्य क्या था। या फिर व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम, मनोचिकित्सक सैम के द्वारा इसका वर्णन कैसे किया गया। इस तरह से हम इसको पढ़ भी दिए ताकि आप इसको पाठ को पढ़े होंगे तो इसमें से इन प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ वीडियो आपको बनी है और बाकी वीडियो आपको चैनल पे जल्द ही इम्पोर्टेंट आपको लिटरेचर की भी मिल जाएगी, अलग से इसको मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सब अपनी अच्छी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।